رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. हेलो स्टूडेंट, दिस इज मी योर एसएसटी टीचर फ्रॉम द स्कूल एसएमपीएस। आज जो हम मैं आपको जो टॉपिक समझाऊंगी उसका नाम है स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 113 पर है। इसकी डिटेल में जाने से पहले हम थोड़ा सा जो है इसका टाइटल को डिस्कस करते हैं, द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। इसके क्या मायने? स्ट्रगल आपको पता है जद्दोजहद को कहते हैं, फ्रीडम जो है आपके पास आज़ादी। तो ये टाइटल हमें क्या कह रहा है? आज़ादी के लिए जद्दोजहद, किससे आज़ादी लेनी है? बेसिकली आपने अपने 5 क्लास में इसका इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ लिया है कि ब्रिटिश जब सब कॉन्टिनेंट में आते हैं और वो उनका पर्पस जो था ट्रेड करने का पर्पस था, जो कि जब वो सब कॉन्टिनेंट में दाखिल होते हैं और चीज़ों को और उनको एक्सप्लोर मीन्स और दरियाफ्त करते हैं और उनकी वेल्थ जो है और उनकी वैल्यू जब उनको पता चलती है तो उनका पर्पस ट्रेड से मूव करके रूलिंग पर जाता है। जब ब्रिटिश सब कॉन्टिनेंट के लोगों पर रूलिंग करने लग गए तो उस वक्त लोगों को ज़रूरत महसूस हुई कि उनको आज़ाद होना है। तो ये हमारे पास टाइटल इसलिए रखा गया, द स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम। फ्रीडम आज़ादी के लिए जद्दोजहद, और किससे आज़ादी लेनी थी? अंग्रेज़ों से आज़ादी लेनी थी। इसलिए जिन लोगों ने इसमें जद्दोजहद की, लोगों की हेल्प की, लोगों के हकूक़ उनको दिलवाने की कोशिश की, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि लोगों को उनके हकूक़ दिलवाने के लिए कुछ रहनुमा आगे आए, उन्होंने मेहनत की। उन रहनुमाओं में जो हमारे चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे उनमें एक नाम हैदर अली का भी है। हैदर अली एक मुस्लिम आर्मी कमांडर थे हिंदू स्टेट के अंदर। हिंदू स्टेट जो था उस शहर का नाम मैसूर था। ठीक है, मैसूर में वो आर्मी कमांडर थे और वो वहाँ पे रियल रूलर थे। वहाँ पे वो मतलब हुकूमत कर रहे थे, आर्मी कमांडर की शो कर रहे थे। हैदर अली जो है वो बहुत ही अक्लमंद और इफेक्टिव और इंसाफ पसंद इंसान थे। वो ना सिर्फ मुस्लिम्स को उनके हकूक़ दिलवाने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि उन्होंने दूसरे लोगों की भी हेल्प की। इनकी इसी क्वालिटी की वजह से वो हिंदू भी उनको पसंद करते थे। हैदर अली ने जो है मैसूर के अंदर वॉर लड़ी और उसमें उन्होंने कोशिश की कि ब्रिटिश को हरा सकें। उस जंग में उन्होंने रॉकेट का भी यूज़ किया। हैदर अली ने जो है इसी सिलसिले में लोगों की मदद करने के लिए उन्होंने अपने बेटे को भी ट्रेन कर रखा था, ताकि वो उनको भी समझाया कि आइंदा आने वाले वक्त में उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो हैदर अली ने सब कॉन्टिनेंट में अपना बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है लोगों के राइट्स उनको दिलवाने के लिए। हमारे पास जो सेकंड लीडर हैं उनका नाम है टीपू सुल्तान, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले पर है। टीपू सुल्तान जो हैं हैदर अली के बेटे हैं। क्योंकि ये हैदर अली के बेटे हैं तो इन्होंने अपने वालिद का जो मुहिम उन्होंने शुरू की थी उसी को आगे बढ़ाने, उसी को आगे जारी रखा। टीपू सुल्तान जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ हैं इनके अंदर, बहुत ही ब्रिलियंट जर्नल है ये, और बहुत ही वेल ट्रेन आर्मी से इन्होंने ट्रेनिंग हासिल की हुई है, तो लिहाजा इनके अंदर बहुत सलाहियतें हैं। अपने वालिद के मिशन को जारी रखने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की और मेहनत के साथ साथ इन्होंने जो है लड़ाई भी लड़ी। इस लड़ाई में काफ़ी बार ये खुद भी आगे आए और इन्होंने एक दूसरे ममालिक से भी मदद मांगी, जो कि मदद बवक्त हासिल नहीं हो सकी। जब दूसरी कंट्रीज़ ने इनकी हेल्प नहीं कर पाए वो, तो
तो ये खुद जंग में उतरे और तलवार हाथ में लेकर खुद लड़ाई शुरू की। इसी लड़ाई के दौरान ये खुद जो है बहक हो गए और शहीद हो गए। सब कॉन्टिनेंट के अंदर हैदर अली और टीपू सुल्तान के बाद जो उन्होंने जंगें लड़ी और जो उनका मकसद था वो वहीं पे नहीं रुका उनके जाने के बाद, बल्कि और लोग सामने आए और मजीद कौमें सामने आई जिन्होंने मुखालफत की, बगावत की अंग्रेजों के साथ और उनके साथ फाइट आउट करने की कोशिश की। लिहाजा अकॉर्डिंग टू द चैप्टर जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो अदर वॉर्स है। अदर वॉर्स में आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश वर फोर्स्ड टू फाइट वॉर्स अगेंस्ट द फॉलोइंग। इट मीन्स कि ब्रिटिश ने जो दूसरी कौमों के खिलाफ लड़ाई की है, जंगें लड़ी हैं, वो आपके पास एक लिस्ट में आ रही है। सो फर्स्ट वी लुक एट द फर्स्ट हु हैव बीन रोहिलास। रोहिलास आपके पास बेसिकली अगर मैं इनका देखूं आपको बताऊं तो ये अफगानिस्तान के पठान है। इट मीन्स मुस्लिम उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है, मुस्लिम कौम से रिलेटेड कर रहे हैं। इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ जंग लड़ी। कब जंग लड़ी आपके पास ब्रैकेट में बताया गया 773 से लेकर 1774। इट मीन्स तकरीबन एक साल तक रोहिलात ने ब्रिटिश के खिलाफ जंग लड़ी है। नेक्स्ट इनके बाद जो कौम आई सामने मंत्रियां पे जिसने बगावत की अंग्रेजों के साथ, वो है हमारे पास मराठास। मराठास जो है आपके पास हिंदुओं की कौम है मराठी, जो कि माना जाता है कि ये बहुत ताकतवर हिंदू हैं हिंदुस्तान के अंदर। और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कब 1775 में इन्होंने लड़ाई की, 1803, 1804, 1817 से लेकर 1818 तक इन्होंने फाइट आउट अगेंस्ट द ब्रिटिश किया है। नेक्स्ट यू गाइस हैव मैसूर वॉर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैसूर जो है एक जगह का नाम, इट मीन्स ये एक शहर का नाम है जो कि इंडिया के अंदर 5वें नंबर पर रैंक इसको किया जाता है साफ सुथरा। यहाँ पे जो दूसरे सब कौमों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी है वो आपके पास ईयर के कुछ इस तरह है। 1769 में कुछ कौमों ने लड़ाई लड़ी, 1780, 1790, 1792 से लेकर 1798 एंड फर्दर गॉन 1799। इट मीन्स इस जगह पर इस ईयर में जंगें लड़ी गई अगेंस्ट द ब्रिटिश। फिर आपके पास कुरकास जो है, कुरकास आपके पास ये नेपाल के सोल्जर्स हैं। नेपाल के वो सोल्जर जो ब्रिटिश के अंदर जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट की और उनके अंदर काम करके अब कुरकास नेपालियों ने ही अगेंस्ट द ब्रिटिश जो है वॉर लड़ी है। इनके बारे में एक मशहूर इनका एक स्लोगन जो ये जिसकी वजह से ये मशहूर है वो ये कहते हैं बेटर टू डाई देन टू बी फॉरवर्ड। इनका मशहूर है कि मरना ज़्यादा बेहतर है बुज़दिल होकर जीने से। तो ये इनके लिए सोल्जर्स ये बहुत ज़्यादा मशहूर स्लोगन ये कहते हैं। इन्होंने जो लड़ाई लड़ी है वो 1814 से लेकर 1816, इट मीन 2 साल तक इन्होंने अपनी जंग अगेंस्ट द ब्रिटिश जारी रखी। लास्ट वी हैव सिख। आपको पता है कि सिख कौन होते हैं? सिख आपने टीवी में देखा होगा कि हिंदुओं में अगर आप देखें तो एक पगड़ी सर के ऊपर ये बांध कर जो है आपने देखी होगी इनकी शख्सियत, ये सिख कहलाते हैं। बेसिकली ये होते और बहुत ही हैवी बॉडी, बहादुर, ये दरअसल बहुत बहादुर होते हैं। ब्रेवरी की वजह से ये जाने जाते हैं और इनके डिसिप्लिन की वजह से। ये हिंदू नहीं होते, इंस्टीट इनका खुद का ही एक मोनोथिसिस्ट रिलीजन है जो कि उसमें वो मानते हैं कि एक डिसिप्लिन और एक ऐसा इंसान जो आगे बढ़ता रहे ब्रेवरी के साथ और सीखता रहे चीज़ों को, ये आपके पास सिख कहलाते हैं। सिख ने ब्रिटिश के खिलाफ कब लड़ाई करी है? 1845 से लेकर 1846, इट मीन्स 1 ईयर इन्होंने जंग लड़ी। एंड देन ब्रेक के बाद ये वापस ट्रेन होकर आए और इन्होंने 1848 से लेकर 1849 एक और साल तक अपनी जंग का सिलसिला जारी रखा। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बहुत सी कौमों ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी, ठीक, और ये जंग लड़ने के बाद जो है इन जंगों का कोई अच्छा नताइज उनके सामने नहीं आया। इट मीन्स के वो तमाम कोशिश या वो तमाम लड़ाई जो उन्होंने
ब्रिटिश के अगेंस्ट की है उसके रिजल्ट्स गुड नहीं है। मतलब कि ब्रिटिश सब कौमों के ऊपर सुपीरियर ही रहे और इसके रिजल्ट में ब्रिटिश ने इन तमाम कौमों को अपनी आर्मी के अंदर छोटी छोटी फोर्सेस पे फाइज कर लिया। इट मीन्स कि उन्होंने इन तमाम लोगों को अपनी आर्मी के अंदर छोटे छोटे दर्जों पर फाइज करके इनको एम्प्लॉयमेंट दे दी। अब जब उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दे दिए इनको एज अ सोल्जर अपनी आर्मी के अंदर, तो ऐसी क्या वजह पेश आई कि हमें या उन लोगों को वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लड़ने की जो है जरूरत पड़ी। आपको पता है हम बात करें वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इससे पहले भी बहुत से ऐसे रीजन थे जो कि लोगों के मुताबिक एक्सेप्टेबल नहीं थे, क्योंकि ब्रिटिश सुपीरियर है, सारे कंट्री में जितना भी लॉ जितने भी रूल होगा उनके अकॉर्डिंग होगा। जैसे कि उन्होंने लोगों को बहुत पुश किया कि आप उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनके ड्रेसेस और उनका रहन सहन अडॉप्ट करें, जो कि लोगों के मुताबिक एक्सेप्टेबल नहीं था, लेकिन फिर भी वो इसके खिलाफ इतना एक्शन नहीं ले सकते। ये चीजें फिर भी वो थोड़े इग्नोर कर रहे थे। लेकिन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक बहुत मेन रीजन की वजह से जो है हुई, और वो मेन रीजन आपके पास था कि इन सोल्जर्स को न्यू राइफल्स इशू की गई हैं। इन राइफल्स के अंदर ऐसी क्या मसले थी जो कि सोल्जर्स के मुताबिक एक्सेप्टेबल नहीं था। आपको जब भी कोई बात कहे, अगर आपके कोई खिलाफ अगेंस्ट कहेगा, आप इसको इग्नोर या एक्सेप्ट करके उस पर एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन जब चीजें आपके रिलीजन पर आ जाए वो बेयरेबल नहीं होती, वो एक्सेप्टेबल नहीं होती, देन यू हैव टू टेक द एक्शन अगेंस्ट दैट। तो इसीलिए जब वो राइफल्स आई, उन राइफल्स के टॉप पे उनको आप जो है बुलेट को एक उन्होंने गन पाउडर बनाया हुआ था, कार्टिलेज बना हुआ था उनके आगे। इट मीन्स कि जब आप उसको लोड करते तो वो आपको कार्टिलेज रिमूव करना था, और वो रिमूव आप अपने मुंह से करते। कार्टिलेज के अंदर जो पाउडर यूज किया जा रहा था, बेसिकली वो पाउडर बना हुआ था पेट्रोलियम से, काऊ से और पिग से। अब अगर हम बात करें काऊ से, तो काऊ लिखा हुआ यहाँ पे there was no breeze then it could come from cows sacred to Hindu। sacred it means आपको पता है कि हिंदू कम्युनिटी काऊ को कितनी तरजीह देती, अपने काऊ को गांव माता कहते हैं, इसलिए उनके लिए बिल्कुल भी ये काबिल बर्दाश्त नहीं था कि ये ग्रीस जो वहां से बनकर आ रहा है वो उसको हाथ लगाएं। इस तरह पिग जो है एक एनिमल जो कि मुस्लिम्स के लिए एक्सेप्टेंस नहीं है, अनक्लीन, इसको रिलीजियसली प्रोहिबिट कहा जाता है, मना किया गया इस एनिमल का कॉल करने के लिए। तो लिहाजा हिंदू और मुस्लिम जो कि इन आर्मी के अंदर थे, इन दोनों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है इस राइफल को या इस ग्रीस को हाथ लगाना। तो मेन वजह वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की कॉस्ट जो थी ये बनी। अब सब लोगों ने जंग तो शुरू कर दी। अब उस जंग की जो नताइज कॉन्सिक्वेंसेस निकले हमारे पास वो बहुत ही ज्यादा बुरे थे, क्योंकि ये आपके पास एक जंग तो उन्होंने बगैर प्लानिंग, बगैर किसी प्लॉट के लोगों ने, मुस्लिम्स और हिंदुओं ने एक जंग तो शुरू कर दी, लेकिन उनके पास ना ही तो इतनी अच्छी इन्फोर्समेंट थी, ना ही गुड प्लानिंग थी कि वो उस जंग को जारी रखते। इस जंग के नताइज में बहुत से लोगों ने अपनी जानें दी, बहुत से लोग जो है शहीद हुए, बहुत ही ज्यादा तबाही हुई। और यहाँ पे देखिए इवन दो कि hundreds of Indians who had taken part in the uprising were executed in the most terrible way। वो लोग जिन्होंने अपने हकूक को हासिल करने के लिए इस जंग का हिस्सा बने, उनको भी ब्रिटिश के ऑर्डर्स के मुताबिक उनके सर कलम कर दिए गए। Hundreds of European women and the children were also killed because there were no strong leader to control the Indian sepoys were outraged and this was the main reason of the war of independence। बहुत से ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियंस ही थे जिन्होंने जो शहीद हुए, बल्कि यूरोपियंस, उनके भी फैमिलीज इसके अंदर जो है किल्ड हुए, क्योंकि उस वक्त कोई ऐसा लीडर नहीं था जो कि इंडियन सिपोय आपके पास इंडियन सोल्जर जो आर्मी के अंदर, ब्रिटिश आर्मी के अंदर एम्प्लॉयमेंट है उसे कहा जा रहा है, क्योंकि उनको काबू नहीं किया जा सकता था, तो वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल थे। आपने दिस वॉज द मेन रीजन ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ में आया कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या थी, इसके पहले से कॉज क्या थे और मेन कॉज क्या था, और जब ये हुई तो इसका रिजल्ट क्या निकला। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं
जो लोगों ने अगेंस्ट ब्रिटिश जाकर उनके खिलाफ जाकर जो जंग की, उन्होंने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही बैड थे, जिसमें बहुत सारी डिस्ट्रक्शन हुई पूरे कंट्री के अंदर, लोगों ने, बहुत से लोग जो थे शहीद हो गए, इतनी एफर्ट किया, लेकिन स्टिल उस एफर्ट के बाद भी इंडियंस ये वॉर क्यों हार गए। अब हम ये देखेंगे रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ द वॉर। सो फर्स्ट आपके पास जो है, अपार्ट फ्रॉम द रानी ऑफ झांसी एंड द नाना साहेब ऑफ कानपुर, देयर वर नो लीडर who could unite the whole population. रानी ऑफ झांसी एंड नाना साहेब ऑफ कानपुर, ये दो वाहिद लीडर थे जो कि बहुत, जिन्होंने कोशिश की लोगों को यूनाइट करने की, उनको गाइडलाइन देने की, लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी तो इन दोनों के एफर्ट्स इस तरह नहीं थे, और भी लीडर्स रिक्वायर्ड थे ताकि वो लोगों को समझा सकते, उनको सही गाइडलाइन दे सकते। एक ये रीजन था कि लोगों को जो है गाइडलाइन नहीं और लीडर नहीं थे, इनसफिशिएंट लीडर्स थे। Second, the division between the Hindu and the Muslims were too great. There was at this stage not enough unity and nationalism among the Indians. अब क्योंकि बहुत सी कौमें एक साथ होकर एक लड़ाई अगेंस्ट ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रही थी, तो उसमें हिंदू और मुसलमान बहुत ज़्यादा अक्सरियत में थे, लेकिन फिर भी इस स्टेज पर वो यूनिटी या वो इत्तेहाद या वो कौमियत जो चाहिए था इस जंग को लड़ने के लिए, वो काफ़ी नहीं था। Point number 3, you guys have the scattered uprising were not coordinated or planned, so they didn't have a strong effect. लोग बहुत बड़े स्टेज पे फैले हुए थे, तो आपस में जो एक ताउन कर सकते थे, जो कनेक्शन था, वो बहुत कमजोर था। लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। Fourth, the discipline of the sepoy often broken down when they were on there. While those still under British order were more disciplined, in general, the British force outnumbered the sepoy by 6-1 and were therefore able to win it. अब यहाँ पे जो डिसिप्लिन था सिपोई का टूट गया। जो लोग ब्रिटिश आर्मी के अंदर काम कर रहे थे वो काफी डिसिप्लिन थी, तो लिहाजा एक डिसिप्लिन की भी कमी थी। Point number 4, you guys have 5. Most of the soldiers were better paid and more secure than they had ever been before. They were not ready to exchange this for an uncertain future. इस पॉइंट में आप ये देखिए, जो ब्रिटिश पावरफुल थे, जिनके अंदर ये सलाहियत थी कि वो इस जंग को सही आगे लेके जाते, उनको जो है अंग्रेजों ने खरीद लिया। इट मीन्स उनको ब्राइब, उनको पैसे खिला दी, उनको अच्छी पेमेंट दे दी, और उन लोगों ने, उन सोल्जर्स ने अपने माइंड सेट को चेंज कर दिया, क्योंकि वो पेमेंट जो ब्रिटिश ने उनको दी थी वो काफ़ी अच्छी थी, तो लिहाजा उन्होंने आने वाले अपने फ्यूचर की जो प्लानिंग थी वो चेंज करके वो अंग्रेजों के साथ मिल गए। अब आप एक चीज़ देखिए कि आपके पास एक पिक्चर है ब्रिटिश और सोल्जर्स के यूनिफॉर्म देखें आप, इनके यूनिफॉर्म ड्रेस ने भी इनका बहुत इफेक्ट किया, जिसकी वजह से इनके हैवी ड्रेस इंडियंस के होने की वजह से वो इतनी अच्छे से जो है वर्क नहीं कर पा रहे थे। Thank you all students for listening my lecture. I hope you have understood my lecture. Please अपनी कॉपी वर्क पे भी आपने इसी तरह अटेंशन देनी है और उसको अच्छे से विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक करना है, एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क इनटू रियल कॉपीज, please make sure that you will memorize it too. Thank you.